आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 21 क। अनुच्छेद 21 क की बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, जैसे हमने अनुच्छेद 21 में अभी पढ़ा था कि मोहिनी जैनवाद, उसमें सर्वप्रथम इसे प्राकृतिक और नैसर्गिक अधिकार मान लिया गया था। तो मोहिनी जैन जो वाद है वो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद था। इस वाद में कब 1992 में सबसे पहले यह निर्णय दिया था कि सभी स्तर तक की जो शिक्षा है, सभी स्तर तक की शिक्षा जो है वो मूल अधिकार के दायरे में आएगी। कहने का मतलब, अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो कॉलेज लेवल की शिक्षा हो, चाहे बड़े स्तर की शिक्षा हो, उच्च या तकनीकी शिक्षा हो, वो शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व है और ये फंडामेंटल राइट के दायरे में आएगा। लेकिन एक ये बहुत बड़ा और व्यापक निर्णय था जिसे दोबारा से चुनौती मिली और उन्नी कृष्णन वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्यवाद है 1993 का। इस वाद में ये निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बालक हैं उन्हें कक्षा 1 से 8 की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्राप्त करने का, निःशुल्क प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट होगा। इसी वाद के निर्णय को लागू करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़कर फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ये लिखा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, वो भी निःशुल्क। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा RTE राइट टू एजुकेशन 2009 करके एक कानून संसद में लाया गया और कानून को पारित करके 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया गया और सभी राज्य सरकारों को ये कहा कि 1 वर्ष के अंदर अंदर अपने स्तर पर ये कानून बना लें। इस प्रकार से शिक्षा का अधिकार वर्तमान में 21 क के तहत मूल अधिकार है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। जो आप का अरेस्ट है या डिटेंशन है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 22 में। और यह स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। इसमें यह बताया गया कि गिरफ्तारियां 2 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? गिरफ्तारी 2 प्रकार की हैं। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो है कि सामान्य विधि के तहत गिरफ्तारी। सामान्य विधि के तहत गिरफ्तारी, जैसे सामान्य विधि हम कहते हैं IPC भारतीय दंड संहिता की धारा इतने के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। और दूसरा है निवारक निरोध विधि। निवारक निरोध विधि के तहत गिरफ्तारी। तो ये अलग अलग प्रकार की 2 प्रकार की गिरफ्तारियां संविधान में बताई गई हैं। अगर कोई व्यक्ति सामान्य विधि के तहत गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले वो गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकारी है। गिरफ्तार क्यों किया गया है, गिरफ्तारी के कारण क्या हैं, वो पूछ सकते हैं। और उसके बाद में दूसरी बात इसमें लिखी गई है कि गिरफ्तार होने के बाद में 24 घंटों के अंदर, 24 घंटों के भीतर जो है न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। लेकिन इस 24 घंटे में यात्रा समय को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई अपराधी है, राजस्थान में अपराध करके और वो जो है नेपाल भाग गया, तो ऐसी स्थिति में अगर उसे वहाँ से लेकर आते हैं और वहाँ से लेकर राजस्थान में न्यायालय में प्रस्तुत करवाने तक का जो समय है वो काउंट नहीं होगा। 24 घंटों के अंदर जब वो आ गया है तो ऐसी स्थिति में फिर 24 घंटों के अंदर अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा ताकि वो न्यायालय में अपनी बात रख सके। अगर वो निर्दोष है तो वो जमानत प्राप्त कर सके। नंबर 3 पर है वकील से परामर्श का अधिकार है। वकील से सहायता लेने का, परामर्श लेने का, अपना वकील निर्धारित करने का वकील से परामर्श का अधिकार है। तो इस प्रकार की गिरफ्तारी से, सामान्य विधि के तहत गिरफ्तारी से आपको ये 3 अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी गिरफ्तारी निवारक निरोध विधि के तहत हुई है, ये एक प्रकार से डिटेंशन है, तो निरोध है, रुकावट है एक प्रकार से। तो इसमें क्या कहा गया है कि निवारक निरोध विधि या कोई शत्रु देश का, अगर मान लीजिए तत्समय, संविधान में लिखा है तत्समय शत्रु देश का व्यक्ति, मतलब वर्तमान में मान लीजिए पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, शत्रु राष्ट्र है, अगर उसका कोई व्यक्ति आता है, अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ये 3 अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। या निवारक निरोध विधि में अगर भारत में ही किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करके निरोध किया गया है उसको प्राप्त नहीं होंगे। तो निवारक निरोध विधि सन 1950 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने निवारक निरोध विधि जो है उसको बनाया, जो कि बाद में 1969 में समाप्त कर दी गई। और 1971 में
इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 1971 में एक निवारक निरोध कानून बनाया, मीसा, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो बनाया, इसका दुरुपयोग हुआ 1975 के आपातकाल में भरपूर रूप से। उस समय के तत्कालीन राजनीतिज्ञों की गिरफ्तारियां इसके तहत की गई, बड़ा चर्चित रहा उस समय आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा। इसे बाद में जब सत्ता परिवर्तन हुआ 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। उसके बाद में जब पुनः 1980 में इंदिरा की सरकार आई तो इंदिरा गांधी ने नया निवारक निरोध कानून रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे नासा कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसका उन्होंने संसद द्वारा इसे पारित करवाया, जो वर्तमान में भी चल रहा है। रासुका बहुत ही ज़्यादा चर्चित निवारक निरोध विधि है। इसके बाद में 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय एक टाडा आतंकवाद विध्वंसक अधिनियम जो है, रोकथाम अधिनियम, ये लाया गया। राजीव गांधी की सरकार टाडा अधिनियम को इन्होंने पारित करवाया। और टाडा जैसे ही हम शब्द सुनते हैं, संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी टाडा के तहत, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें निर्दोष घोषित किया गया और ये 1995 में इस निवारक निरोध कानून को समाप्त कर दिया गया था। इसकी इसी प्रकार से आगे जब हम चलते हैं तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा जो पोटा है, ये आतंकवाद निरोधक अधिनियम, इसे पारित किया गया, जिसे 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। और 2009 में केंद्रीय आतंकवाद निरोधक अधिनियम पारित करके इन व्यवस्थाओं को सरकारों ने अपने अनुसार बदला है, अपने हिसाब से इन्होंने परिवर्तन किया है। तो निवारक निरोध विधि का उल्लेख संविधान में है। साथ में ये कहा गया है कि अगर इस विधि के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे 3 माह की हिरासत अवधि में रख सकते हैं। हिरासत अवधि न्यूनतम कितने माह होगी? 3 माह। इसे बढ़ाया भी जा सकता है अगर 3 न्यायाधीशों की एक जो सलाहकार बोर्ड है, अगर वह 3 न्यायाधीशों का सलाहकार बोर्ड ये सलाह दे दे कि 3 माह से ज़्यादा की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, तो इसे समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से गिरफ्तारियां 2 प्रकार की हैं और गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण के कुछ उपाय इसमें बताए गए हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, सामान्य विधि के ये उपाय निवारक निरोध विधि और तत्समय शत्रु देश के किसी नागरिक को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा मूल अधिकार समाप्त होता है। अब हम तीसरा मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, पढ़ने जा रहे हैं। 2 ही अनुच्छेद हैं उसमें, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तीसरा मूल अधिकार जो हमें प्राप्त है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 अनुच्छेद इसमें हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये 2 अनुच्छेदों में इसे वर्णित किया गया है। अब अनुच्छेद 23 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 23 क्या कहता है? इसमें यह कहा गया है कि बलात् श्रम, जबरदस्ती कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। बलात् श्रम या जिस प्रकार हम बलात् श्रम देखते हैं कि भी जैसे वेश्यावृत्ति है, देवदासी प्रथा है, या जो पुरानी प्रथाएं ऐसी हैं जहाँ पर शोषण होता है, तो बलात् श्रम या शोषण से यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की गई है। और साथ में इसके लिए कई अधिनियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। और इसमें एक और बात कही गई है, मानव अंगों की तस्करी नहीं हो सकती, मानव अंगों का क्रय विक्रय नहीं हो सकता, मानव अंगों की तस्करी नहीं हो सकती। हाँ, मानव अंगों का दान दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें उनके खरीद और फरोख्त नहीं हो सकता, उनको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। मतलब मानव का दुर्व्यापार या बलात् श्रम से रोक लगाई गई है। मानव का दुर्व्यापार नहीं हो सकता, मानव का दुर्व्यापार नहीं हो सकता। दुर्व्यापार का मतलब मैंने आपको बता दिया, मानव शरीर के किसी अंग को खरीदना या बेचना, ऐसा नहीं हो सकता। तो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, जबरदस्ती कार्य, जैसे बिना भुगतान किए कोई कार्य जबरदस्ती करवाना जो है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर राज्य चाहे तो सामाजिक सेवा के लिए अनिवार्य सेवा थोप सकता है। भी राष्ट्र की सुरक्षा है या सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए अगर राज्य चाहे तो अनिवार्य सेवा थोप सकता है, तो इसे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा। लेकिन राज्य ऐसी सेवा थोपते समय या सेवा करवाने के लिए धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम नहीं होना चाहिए। 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में
जो जोखिमपूर्ण कार्य हैं उसमें नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। लेकिन जो 14 वर्ष की आयु से कम बालकों के लिए व्यवस्था थी वो 2016 तक आते आते ये कह दिया गया कि जोखिमपूर्ण कार्यों के साथ साथ किसी भी अन्य कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि 2010 के अंदर RTE राइट टू एजुकेशन लागू हो गया और 6 से 14 तक के बच्चों को तो शिक्षा अनिवार्य रूप से देना राज्य का कार्य हो गया, तो ऐसी स्थिति में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कार्य में नियोजन से रोक लगा दी गई ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसा मोदी सरकार ने किया। उससे पहले भी 2006 में, इससे पहले 2006 में मनमोहन सरकार द्वारा भी जो है ये व्यवस्था की गई थी कि घरेलू नौकर के रूप में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, घरेलू नौकर या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बालकों को नियोजित नहीं किया जाए। लेकिन आगे बढ़ते हुए 2016 में ये कह दिया कि किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा। ये बालकों को उनकी सुकुमार अवस्था है, उनको जिस समय शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए उस अवस्था के लिए ये अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से हम 2 अधिकारों की आज हमने बात कर ली है। तो अगला अधिकार हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।